स्टार्ट किया जाए क्या? तो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। तो हेडिंग को दोबारा लिख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। मेरा छूट गया था पीछे। देखो तो पहले देखेंगे तब ना। क्वेश्चन भी करवा सकते थे पर कल तो पढ़ा दिए। देखोगे तब ना। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो मैंने आपको पिछले क्लास में बनवाया था शुगर। मैंने बनवाया था शुगर, और ये स्ट्रक्चर किसका है? शुगर का है। और हम अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका पढ़ने वाले हैं? डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं, मतलब हम डीएनए बनाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। और ये शुगर कैसा है? राइबोज शुगर के अलावा डीऑक्सीराइबोज है। और डीऑक्सीराइबोज में बताया गया था कि सेकंड कार्बन पे OH का क्या प्रेजेंट रहेगा? H प्रेजेंट रहेगा। यहाँ एक OH, यहाँ एक CH2S, CH2OS। इसको ऐसे लग देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, H को ऊपर कर देते हैं OH को। ये OH प्रेजेंट है और इस OH को हम ऐसे लिखते हैं, देखना ध्यान से, OH। क्लियर है? और यहां पे आपका क्या प्रेजेंट है? दिस इज द OH, H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH लिख सकते हैं। इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2OH। लिखने का तरीका है। जो हम CH2H ऐसे लिखते थे, CH2H करने का मतलब क्या है? कार्बन पे 2 H, CH2, और इधर क्या है? OH है, और इधर क्या है? ये आपका फोर्थ कार्बन है। ये ना बॉन्डिंग दिखा रहे हैं बस। ये आपको पहला क्लास में पढ़ाया गया था। और ये देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकेंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ प्राइम कार्बन, और दिस इज द फिफ्थ प्राइम कार्बन। क्लियर है? ये था डीऑक्सीराइबोज शुगर। और मैं यहां पे बना देता हूं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस। यहां हम बना देते हैं नाइट्रोजनस बेस। यह है नाइट्रोजनस बेस। इस नाइट्रोजनस बेस में आप क्या देख रहे हैं? दिस इज द 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और ये है 7th पोजीशन, और ये है 9th पोजीशन। यहाँ क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये एक मैं पिरामिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जिसमें आप ये क्या देख रहे हैं? मेंबर का नाम क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड 9th मेंबर है। और 9th मेंबर पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इस तरीके से नाइट्रोजन 3 बॉन्डिंग बनाता है, तो एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ, एक बॉन्ड H के साथ बनाया हुआ है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और ये बॉन्ड देखिए कैसे बनेगा। यहां से जो ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से निकल जाएगा बाहर। पानी देखिए, H2O दिख रहा है क्या? H2, 2 H और O। ये पानी यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और इन दो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये तो पढ़ाया था। तो ये कहानी। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? ये बॉन्ड बन गया। कैसे बॉन्ड बन रहा है? बाय द रिमूवल ऑफ पानी। पानी निकला तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना। इस बॉन्ड का नाम हम रख देते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन बना रहा है, इसका नाम होगा एन। नाइट्रोजन किसके साथ? शुगर के साथ। शुगर का मतलब ग्लाइको, और पानी निकल रहा है, इसका नाम है सिडिक बॉन्ड। तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये पूरा ये प्यूरिन है। ये प्यूरिन किसके साथ बना रहा है? शुगर के साथ बना रहा है। कैसे शुगर के साथ? डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ बना रहा है। कैसा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपसे जब भी पूछेगा तो बोलेंगे कि शुगर का फर्स्ट प्राइम कार्बन बॉन्ड बना रहा है 9th मेंबर ऑफ प्यूरिन। कैसा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फर्स्ट प्राइम कार्बन मेक ए बॉन्ड विथ 9th मेंबर ऑफ नाइट्रोजन, 9th मेंबर ऑफ प्यूरिन, नाइट्रोजन बोल रहा हूं, सॉरी। और क्या कहा गया? ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड पढ़ाया गया था पिछले क्लास में, सबसे फर्स्ट क्लास में। अब क्या होगा कि 5 प्राइम जो कार्बन है शुगर का, ये फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। आइए फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहां पे। ये देखिए फॉस्फेट, P डबल बॉन्ड O, OH, यहां OH था, ठीक है, और यहां एक OH था। फॉस्फेट होगा तो एक यहां से H गायब हुआ, यहां से H गायब हुआ, और यहां जो ये H देखिए यहां पे H2O ऐसे गायब हो जाएगा, पूरा गायब हुआ ना। अब यहां पे एक बॉन्ड बन गया इन लोग के बीच में, यहां बॉन्ड बना ना सर। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ OH अल्कोहलिक ग्रुप था, और अल्कोहलिक ग्रुप के साथ जब कोई एसिड बॉन्ड बनाता है, आपको केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बना? फॉस्फेट के साथ कैसा बॉन्ड बन रहा है? ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं इस तरीके से पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द वन न्यूक्लियोटाइड। कैसे देखिए? सबसे पहले शुगर का फर्स्ट प्राइम कार्बन नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यही शुगर का 5th प्राइम कार्बन फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गया, क्या सर? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? इसी को हम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक साथ बनेंगे। पहले शुगर बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन बेस के साथ और कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, और ऐसे न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ऐड है, इसे बोले न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। ऐसा एक न्यूक्लियोटाइड, फिर एक और यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड कर जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? पॉली। ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आइए चर्चा करते हैं कैसे बनेगा। अब मैं फिर से यहां पे एक शुगर को कॉपी कर लेते हैं। तो समझ में आ रहा है? सर हम नहीं आए थे। नहीं आए थे तो कैसे पढ़ा रहा हो ये चीजें? बस बोलने से पहले समझ लिया करो, सोच लिया करो, क्योंकि बोला हुआ चीज दोबारा वापस नहीं आता है। क्या बोला उसे? हम क्या बोले? हम नहीं आए थे तो पढ़ा दिए, रिविजन नहीं करा सकते थे क्या? हाँ, तो अभी क्या करवा रहा हूं मैं? सही तो बात है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? दिस फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ प्राइम कार्बन, फिफ्थ प्राइम कार्बन, ये ना है। देखिए फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम कार्बन। ये फर्स्ट प्राइम क्या करेगा? नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, और मैं यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे प्यूरिन लिया था तो यहाँ पे पैरामिडिन ले रहा हूँ। अपने मन से आप प्यूरिन भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं एक नाइट्रोजन बेस जिसका नाम है प्यूरिन। आपको प्यूरिन में मालूम है कि फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। देख रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर एंड सिक्स्थ मेंबर। दिस इज द पैरामिडिन स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामिडिन। और सेम कहानी यहां से पानी निकलेगा और यहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा क्या? कौन है जी? यहां पे देख रहे ना कैसा बॉन्ड, यहां फिर पानी निकलेगा बाहर, और यहां पे कैसा बॉन्ड बन जाएगा सर?
एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा फिर से, क्योंकि शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है कौन सा, नाइट्रोजन बेस, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। और जो ये 5th प्राइम कार्बन है, यहां पे OH लिख देते हैं ऊपर, ये देखिए यहां पे OH प्रेजेंट होगा इस तरीके से। इस 5th प्राइम कार्बन के साथ क्या बनेगा, आगे बैठेगा सर, फॉस्फेट बैठेगा। आइए फॉस्फेट बैठा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पानी निकलेगा। आइए फॉस्फेट बैठाते हैं, फॉस्फेट। ये लिखने का तरीका है, क्योंकि हमको इस ऑक्सीजन को भी इससे जोड़ना है। तो यहाँ भी एक ऐसे H प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा तो, और यहाँ भी एक OH है। ये OH और ये H मिला के H2 निकल जाएंगे बाहर। जो H2 बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे कैसा बनेगा, फिर से ईस्टर बॉन्ड बनेगा। क्या कोई डाउट है? एसिड अल्कोहल के साथ बॉन्ड बना रहा था, तो यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा लिख दूं बॉन्ड को दिखाने के लिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे यहां पे बना था ईस्टर बॉन्ड, तो यहां पे क्या बनेगा सर, फिर से यहां बनेगा ईस्टर बॉन्ड और एक ईस्टर बॉन्ड यहां देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि इवन दिखे, यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये कहानी ताकि इवन दिखाई दे। देख रहे ना, कोई डाउट है? तो ये जो 5 प्राइम फॉस्फेट है वो इस न्यूक्लियोटाइड के साथ 5th कार्बन पर अटैच्ड है, और इस न्यूक्लियोटाइड के साथ 3rd कार्बन पर अटैच्ड है। तो एक यहां बनेगा ईस्टर बॉन्ड, एक बनेगा यहां पे ईस्टर बॉन्ड। ये दोनों ईस्टर बॉन्ड को एक साथ हम क्या बोलेंगे, कि एक साथ क्या बना रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। क्या इसे ईस्टर को फॉस्फो ईस्टर भी बोल सकते हैं, फॉस्फेट कर रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों मिलके फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना। क्या किन के बीच में बन रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 2 ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किन के बीच में, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में। बिटवीन बॉन्ड बना किसके बीच में, बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बन रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है। क्या बोलिए सर, सो रहा है तू? नहीं। तो ये क्लियर, एक बार देखो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दबाए है कि नहीं बटन। क्लियर है, ये कहानी है। तो आपने क्या देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्डेड है, कैसे, थ्रू ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस तरीके से तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे और कहलाएंगे क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बना लेंगे। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं इसको ब्लैक से इस तरह से करूं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड में यहाँ फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप खाली है। क्या यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप क्या है प्रेजेंट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। आगे जो आएगा न्यूक्लियोटाइड उसके साथ कितना बॉन्ड बनाएगा सर। और आप अगर सबसे ऊपर चेन में देखोगे तो सबसे ऊपर क्या देख रहे हो, ये जो है आपका फॉस्फेट, दिस इज द फ्री फॉस्फेट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन ना, 5 प्राइम। तो दिस ये क्या है, फ्री है, फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट, फॉस्फेट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। आप यहां पे क्या देख रहे हो कि इस पूरे चेन में 2 एंड खाली हैं, एक यहां फ्री 5 प्राइम है और ये यहां पे फ्री 3 प्राइम है ना, बॉन्ड बनाने के लिए। तो स्ट्रैंड को अगर मैं लिखूं तो स्ट्रैंड को मैं अगर ऐसे दिखा दूं, ऐसे देखना कैसे, ऐसे दिखा रहा हूं मैं, तो ये क्या देखे कि यहाँ पे 5 प्राइम है और यहाँ पे 3 प्राइम है। ये 5 प्राइम क्या है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है, फ्री
फॉस्फेट ग्रुप, और आप यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे क्या है, फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है। किस लिए सर? बॉन्ड बनाने के लिए। तो आप अगर इस तरीके से बॉन्ड बनता चला जाएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि स्ट्रैंड कैसे बढ़ रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम ना। जो सबसे ऊपर टॉप पे होगा न्यूक्लियोटाइड वो 5 प्राइम एंड उसका फ्री है, और जो सबसे डाउन पे होगा उसका क्या फ्री है, 3 प्राइम फ्री है OH ग्रुप। तो यह स्ट्रैंड कैसे बन रहा है, स्ट्रैंड बढ़ रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लिख सकते हैं स्ट्रैंड या चेन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रैंड या चेन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। बोलिए सर, कोई डाउट है? लेकिन अगर आप यहां ध्यान दो, यहां ध्यान देख रहे हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है, यहाँ 3 प्राइम खाली है और यहाँ 5 प्राइम खाली था, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए ना। आप यहां देखिए 3 प्राइम खाली है, जो नीचे न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप खाली रहेगा बॉन्ड बनाने के लिए, वो दोनों बॉन्ड बनाएंगे। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। तो मैं यहां अगर एरो ऐसे दिखा दूं, ये क्या दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन लिख सकते हैं यहां पे, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आपसे पूछेगा तो नहीं लिख देंगे, बॉन्ड कैसे बन रहा है 3 प्राइम से, लेकिन स्ट्रैंड कैसे बढ़ रहा है 5 प्राइम से। क्लियर है? इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। तो मैं एक समराइज कर देता हूं कि सर ये शुगर किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है। कैसा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा कार्बन बनाएगा, फर्स्ट प्राइम कार्बन 9th मेंबर ऑफ द प्यूरिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कैसा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी शुगर का 5 प्राइम कार्बन, क्या कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो फ्री बैठा हुआ है, या बोल सकते हैं इसी शुगर का जो 5 प्राइम कार्बन है फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। सेम यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक शुगर है और ये शुगर क्या कर रहा है, इस शुगर का फर्स्ट प्राइम कार्बन बॉन्ड बना रहा है फर्स्ट मेंबर ऑफ पैरामिडिन। कैसा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी शुगर का 5 प्राइम कार्बन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। कैसा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। कैसे? क्योंकि ये देखिए, ये जो शुगर था इसका 3 प्राइम एंड खाली है, और ये जो शुगर है इसका 5 प्राइम एंड क्या है, तो जो फॉस्फेट बैठा वो बॉन्ड मानेंगे खाली है, दोनों आपस में बॉन्ड मान लिए। कैसा सर? ईस्टर बॉन्ड। एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ, एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ, कैसा बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर है? टोटल समराइज कर दिया क्या? ये पूरा इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बन जा रहा है किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। आज पूरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आप क्या देख रहे हैं कि पूरे चेन में देख रहे हैं जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ न्यूक्लियोटाइड है उसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप खाली है, कहां पे, 5 प्राइम एंड पे। और जब सबसे डाउन में जो बैठा हुआ न्यूक्लियोटाइड है उसके पास फ्री OH ग्रुप बैठा हुआ है बॉन्ड बनाने के लिए, कहां पे, 3 प्राइम पे। इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ स्ट्रैंड कैसे बढ़ रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन बॉन्ड कैसे बन रहा है दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में, देखिए 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड के डायरेक्शन में। क्लियर है? इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो गया। अब यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए बनाते हैं, यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए बनाते हैं। डीएनए में ऐसे 2 चेन होंगे और आरएनए में केवल एक ही चेन होता है। डीएनए में जो चेन है ये एंटी पैरेलल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। 2 चेन होंगे, 2 चेन एक दूसरे क्या है, अपोजिट रहेंगे, एंटी पैरेलल रहेंगे। क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़ा जा सकता है क्या? तो इसको फोटो ले लीजिए। आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड यहाँ पे नहीं है कि हम इसको बैक कर सके, इसलिए अभी मैं बता दे रहा हूं कि ये एक चेन बनेगा ऐसे, और सेम इसी की तरीके एक और चेन बनेगा। आपको ऐसे एज्यूम करना, चलो ये जो कहानी है इसको ऐसे पलट दो, ये जो कहानी है इसको ऐसे पलटो, तो इसका न्यूक्लियोटाइड जो इधर दिख रहा है जब उसको पलटेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका न्यूक्लियोटाइड किधर रहेगा, नाइट्रोजन बेस किधर रहेगा, इधर रहेगा ना सर। मैं बोला ये जो पिक्चर उसको मिरर इमेज क्रिएट कर दो,
ये फॉस्फेट जो यहाँ है, फॉस्फेट यहाँ रहेगा और नाइट्रोजन बेस कहाँ रहेगा, यहाँ। मैं इसे बना देता हूं पहले, देखिए कैसे, ये देखना ध्यान से। ये शुगर है और शुगर का फर्स्ट प्राइम कार्बन यहाँ है, मैं बोला दिस इज द फर्स्ट प्राइम, दिस इज द 5 प्राइम। तो फॉस्फेट यहाँ बैठेगा और नाइट्रोजन बेस यहाँ बैठेगा ना। इसी तरीके से यहाँ एक टोटल न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा। तो अभी आगे पढ़ाएंगे द बैकबोन ऑफ डीएनए, डीएनए का बैकबोन, दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए। आपके बुक में लिखा है बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट, सुगर एंड फॉस्फेट, सुगर एंड फॉस्फेट, सुगर एंड फॉस्फेट से क्या बना, बैकबोन बना हुआ है। और जो नाइट्रोजन बेस है वो दोनों स्ट्रैंड के अंदर क्या है, लाई कर रहा है, फ्लैंक कर रहा है। क्लियर है, ये कहानी है। तो आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन बेस है वो स्ट्रैंड के अंदर की तरफ क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, और जो फॉस्फेट और शुगर है वो स्ट्रैंड पे लाई कर रहे हैं, जो कि स्ट्रैंड के बैकबोन को बना रहे हैं। ये आगे टॉपिक में लिखवाएंगे, इसलिए यहां बता दे रहे हैं क्योंकि यहां पिक्चर दिख रहा है। क्लियर है, जैसे ये स्ट्रैंड एक डीएनए का स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड पे क्या बना रहेगा, फॉस्फेट और शुगर प्रेजेंट होगा, और जो इसका नाइट्रोजन बेस है वो अंदर की तरफ ऐसे क्या है, फ्लैंक्ड है। मेरा फिंगर को देखना, दिस इज द फिंगर, और फिंगर क्या दिखा रहा है, नाइट्रोजन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नाइट्रोजन बेस के पीछे बॉन्डिंग होती है, कैसी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पढ़ाएंगे। क्लियर, ये कहानी हो गया है। अब हम लोग नेमिंग करने वाले हैं, नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ये याद हो गया क्या, फोटो ले लिया। हम लोग यहां पे नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, पहला नेमिंग करके दिखाते हैं आपको। आपको पढ़ाया गया था कि अगर राइबोज शुगर होगा, आइए राइबोज शुगर अगर बॉन्ड बना ले किसके साथ, आपका नाइट्रोजनस बेस के साथ, तो ऐसे स्ट्रक्चर को अब क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और ये न्यूक्लियोसाइड आगे जाके बॉन्ड बना लेगा फॉस्फेट के साथ, तो ऐसे स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोटाइड बोल रहे थे। याद आ रही है क्या, आइए स्ट्रक्चर अब आ रहे हैं। ये जो पढ़ रहे हैं आरएनए के लिए पढ़ रहे हैं, देखा कैसे राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा हर जगह, और आरएनए में आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन बेस क्या क्या हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, और थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, यूरासिल प्रेजेंट होता है। इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। अगर राइबोज शुगर एडेनिन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इस तरह के न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे एडिनोसाइन। क्या बोलेंगे, यहां पे गुआनोसाइन, यहां पे साइटिडीन, और यहां पे यूरिडीन बोलते हैं। क्लियर है। और आप देख रहे हो मैंने बताया था कि न्यूक्लियोसाइड में सफिक्स क्या होता है, यहां न्यूक्लियोसाइड में सफिक्स क्या ऐसा यूज करेंगे, सफिक्स होगा INE ना। देखिए सफिक्स INE है क्या हर जगह, है ना। अब इन सब के साथ फॉस्फेट को ऐड कर दो, PO4 3-, फॉस्फेट को ऐड करेंगे कहां पे, 5 प्राइम कार्बन पे ऐड कर देंगे शुगर के,
तो ये बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। याद आ रही है क्या, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, आइए देखिए। इसको ग्रीन से लिख देते हैं। इसका नाम लिखेंगे, इस तरह के नाम क्या लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। यहाँ एडिनाइलेट लिखेंगे, एडिनाइलेट लिखेंगे, या इसी को एडिनाइलिक एसिड बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बताया गया था कि न्यूक्लियोटाइड में सफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं। यहाँ पे सफिक्स क्या होता है, इक होगा या फिर एट होगा, ये कहानी है। गोनोसाइन है तो गोनाइलेट होगा या फिर गोनाइलिक एसिड होगा। यहां साइटिडीन है तो साइटिडाइलेट प्रेजेंट होगा, या इसे साइटिडाइलिक एसिड बोलेंगे। यूरिडीन है तो यूरिडाइलेट लिखेंगे, या तो यूरिडाइलिक एसिड लिखेंगे। देख रहे हैं ना, दोनों कहानी बोला एसिड लिखेंगे तो एक वर्ड आएगा, और एसिड नहीं लिखेंगे तो एट आएगा सफिक्स के रूप में। देखिए सफिक्स, देख रहे ना, ये कहानी है। तो ये कहानी किसके लिए था, फॉर राइबोस शुगर है, फॉर आरएनए। तो ये कहानी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे थे, आरएनए में। आरएनए में ऐसे चीज देखने मिलेंगे। आरएनए में क्या होगा, राइबोस शुगर होगा, वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, अब बनाएगा एक न्यूक्लियोसाइड जिसका नाम है एडिनो न्यूक्लियोसाइड, और फिर वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ये आरएनए में ऐसा हो रहा है। आरएनए में क्या क्या नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन होंगे, गुआनिन होंगे, साइटोसिन होंगे, और यूरासिल प्रेजेंट होगा। क्लियर है, ये पहला कहानी। दूसरा कहानी की बातें करते हैं। यहाँ पे दूसरे कहानी की बात करेंगे तो यहाँ पे डीएनए की हम बातें कर रहे हैं, तो राइबोस शुगर जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होगा। डीऑक्सी राइबोस शुगर, और ये डीऑक्सी राइबोस शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, और ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड क्या करेगा, फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बनाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। कैसा न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर को समझते हैं, बार बार लिखते हैं। डीऑक्सी राइबोस शुगर, देख रहे हैं ना, और इसके साथ क्या बॉन्ड बनाएगा, वही एडेनिन आएगा, नाइट्रोजन पे से एडेनिन आएगा, गुआनिन आएगा। एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन है। यहाँ पे साइटोसिन आएगा, और डीएनए में यूरासिल की जगह क्या प्रेजेंट होता है, थायमिन प्रेजेंट होता है। आइए क्या बनाएगा, देखिए आइए, अब डीऑक्सी राइबोस शुगर एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन, डीऑक्सी सिस्टिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। क्लियर है, ये बनेगा ना। और इन सबको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, फॉस्फेट के साथ। ये फॉस्फेट आके इनसे बाइंड हो जाएगा, कहाँ पे, 5th प्राइम
कार्बन ऑफ शुगर फॉस्फेट आके बाइंड करेगा, तो यहां पे क्या बनेगा, आइए यहां पे बनेगा डीऑक्सी एडिनाइलेट। हम एक ही लिखेंगे, आप एक जोड़ लीजिएगा, कोई एक ऊपर लिख दिया गया है, तो यहां बनेगा डीऑक्सी एडिनाइलेट, यहां बनेगा डीऑक्सी गोनाइलेट, यहां बनेगा डीऑक्सी साइटिडाइलेट, यहां बनेगा डीऑक्सी थाइमिडाइलेट। ये कहानी है। बोलिए, ये पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और ये चीज कहां देखने को मिलेगा आपको, डीऑक्सीराइबोस कहां देखने को मिलता है, डीएनए में। तो डीएनए की कहानी हमने यहाँ पे लिख दिया। ये पूरा स्ट्रक्चर था कि कैसे नेमिंग हम करेंगे न्यूक्लियोसाइड का, कैसे नेमिंग करेंगे न्यूक्लियोटाइड का, ये कहानी है। अब से आता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे देगा, ये चारों ऑप्शन इसी तरीके से, इसमें से एक ऑप्शन दे देगा यूरिडाइलेट, बताइए कौन न्यूक्लियोसाइड है कौन न्यूक्लियोटाइड है, तो बोलेगा कि ये ऑड वन आउट है, सब ये सब सारे क्या थे, न्यूक्लियोसाइड थे, ये क्या था, न्यूक्लियोटाइड था। ऐसा ऑप्शन करके पूछा जाता है। क्लियर है? फोटो ले लीजिए। आगे बढ़े, बोलिए। बोलिए, स्टार्ट करें। अब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ये आपने देखा, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए का पढ़ने वाले, डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो बुक में एक टर्म दिया गया है पेज नंबर 81 पे कि डीएनए एज ए एसिडिक सब्सटेंस, डीएनए को हम एज ए एसिडिक सब्सटेंस फाइंड आउट किए हुए हैं। हेलो, क्या चीज, ठीक है, जाइए। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि डीएनए क्या है। यहाँ पे डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक मैस्टर, है ना। फ्रेडरिक मैस्टर नाम के साइंटिस्ट थे। ये कहानी क्या अभी समझाते हैं। 1969 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिक मैस्टर, ठीक है। ये फ्रेडरिक मैस्टर जो थे ये एक फिजिशियन थे, और ये एक पेशेंट के बॉडी पे एक पस जमा हुआ था, इंजरी हुई थी, और इंजरी में वहाँ पस जमा हुआ था। उस पस सेल को इन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करके ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जेनेटिक मटेरियल, और उस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियन। क्लियर है? तो देखिए, डीएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक in 1969।
हाँ 1869 सॉरी 1869 एक साइंटिस्ट का नाम था, स्पेलिंग बोलिए तो फ्रेडरिक का FRI RME फ्रेडरिक मैचर। ये जो साइंटिस्ट है he studied the genetic material study the DNA and called nuclein, called it as nuclein। ठीक है, न्यूक्लियन कहाँ से स्टडी, न्यूक्लियन कहाँ स्टडी किया था, स्टडी कहाँ किया था, स्टडी इन पस सेल, पस सेल ऑफ पेशेंट के पस सेल को स्टडी किया और बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको इन्होंने क्या बोला, कॉल इट एज न्यूक्लियन। फॉर द लेटर बाद में अल्टमान एक साइंटिस्ट का नाम है, states the acidic nature of nuclein and termed DNA and termed it as nucleic acid। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले 1869 में एक साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक मैचर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पस सेल को स्टडी किया पेशेंट के और बताया कि डीएनए को सबसे पहले स्टडी किया, क्योंकि मालूम था कि डीएनए में स्टडी कर रहे हैं। बस इन्होंने डीएनए को स्टडी किया, मतलब पेशेंट के पस सेल को स्टडी किया और देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ डार्क स्टेन स्ट्रक्चर है। इस डार्क स्टेन स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियन। फर्दर अल्टमान साहब ने न्यूक्लियन पे स्टडी किया और बताया कि न्यूक्लियन का जो स्टेट एट द एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लियन के एसिडिक नेचर के बारे में बताया। क्यों एसिडिक नेचर है, क्योंकि डीएनए के पास क्या प्रेजेंट था, फॉस्फेट ग्रुप, और इसी को फर्दर बाद में बोला गया न्यूक्लिक एसिड। और इस तरह का न्यूक्लिक एसिड जिसमें शुगर कैसा है, डीऑक्सीराइबो शुगर है, ऐसे न्यूक्लिक एसिड को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, कोई डाउट है? अब और आगे कहानी पढ़ते हैं। इन 1953 द मॉडल इन 1869 में बताया गया था। बस 1953 में मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट नेम्ड, पहला क्या है, जेम्स वॉटसन। जेम्स का स्पेलिंग ये ना है, JAME, यही बस ऐसे ही है, जेम्स वॉटसन। एंड दूसरा जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन फ्रांसिस क्रिक। आपने क्या देखा कि 1953 में मॉडल ऑफ डीएनए दिया गया था। किसने दिया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। और जो ये मॉडल था, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द, ये जो मॉडल है मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय द जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इज बेस्ड ऑन, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। एक्सरे, मैं अभी समझाऊंगा अभी इसको। एक्सरे diffraction data produced by फर्स्ट नाम क्या इसमें है, मॉरिस विल्किंस, स्पेलिंग MARU
मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। रोजलिंड कैपिटल लिखा हूं। रोजलिंड फ्रैंकलिन, ये कहानी थे। दो साइंटिस्ट है। जो रोजलिंड फ्रैंकलिन है ये फीमेल थी, लेडी थी। अब यहां सुनिएगा ध्यान से। 1953 में एक मॉडल आया, 3D मॉडल आया डीएनए का। किसने दिया? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। किस के बेसिस पे? एक डेटा के बेसिस पे। वो डेटा क्या था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की मदद से हम 3D इमेज क्रिएट कर पाए। किन्होंने? ये दो साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की मदद से डीएनए का 3D इमेज क्रिएट किया। और उस 3D इमेज को देख के जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया? डीएनए के बारे में बताया, डीएनए के मॉडल के बारे में बताया, डीएनए का मॉडल को क्रिएट किया। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। इसके वजह से इन चारों को नोबेल पुरस्कार मिलना था, लेकिन 4 लोग में से 3 लोग को ही नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि तब तक रोजलिंड फ्रैंकलिन की क्या हो गई थी? बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जो व्यक्ति जीवित रहते हैं उन्हीं को दिया जाता है। क्लियर है? अब एक कहानी सुनाते हैं। जानते हैं इन चारों साइंटिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम था रोजलिंड फ्रैंकलिन, बाकी सब चोर थे। सच बता रहा हूं। रोजलिंड फ्रैंकलिन बहुत इंपॉर्टेंट महिला थी, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थी, और ये बहुत सारे चीज क्षेत्र में अपना उपलब्धि प्राप्त की थी। इन्होंने एक्सरे में महारत हासिल किया था। एक्सरे बहुत अच्छे से करने आता था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा का एक्चुअल में बोला जाता नॉलेज इनके पास था, और ये इनकी गर्लफ्रेंड थी। मॉरिस विल्किंस जो थे ना, ये सीनियर साइंटिस्ट थे, और ये इनके अंडर में क्या करते थे? काम करती थी। इनके अंडर में काम करते करते इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। इनकी गर्लफ्रेंड थी। जैसे ही इनको मालूम चला मॉरिस विल्किंस को रोजलिंड फ्रैंकलिन एक्सरे के बारे में बहुत अच्छा जानती हैं, और एक्सरे की मदद से डीएनए के बारे में उन्होंने 3D इमेज क्रिएट कर लिया है, तो ये बात इन्होंने इन दोनों से शेयर किया। इन तीनों ने मिलकर, मॉरिस विल्किंस इनके बॉयफ्रेंड थे, मतलब इनके करीबी थे, तो इन्होंने बिना बताए इनसे इनके डेटा को चोरी किया और इनको जाके दे दिया दोनों को। आई दोनों ने फर्दर उन डेटा को स्टडी करके डीएनए के बारे में बताया। पॉलिटिक्स है ये सब। तो पॉलिटिक्स यहां ही नहीं होता है, हर जगह पॉलिटिक्स होता है। अगर ये डेटा इनसे चोरी नहीं किए होते, इनके बिना बताए इनसे नहीं लिए होते, तो शायद डीएनए के मॉडल रोजलिंड फ्रैंकलिन दे दी होती। क्लियर है? तो ये कहानी है। फेमस साइंटिस्ट है रोजलिंड फ्रैंकलिन, कभी सुनिएगा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनका। तो ये कहानी है, आप देख रहे हैं। इस तरीके से जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में आपको बताया। क्लियर है? अब आते हैं फर्दर। आप ये देखें, फर्दर क्रिक साहब ने फ्रांसिस क्रिक की बातें करते हैं। इन्होंने सेंट्रल डोगमा दिया। सेंट्रल डोगमा। अब हम डीएनए पे आएंगे, हम डीएनए के बारे में ही पढ़ते जा रहे हैं। सेंट्रल डोगमा। This central dogma is given by the famous scientist known as Francis Crick. तो given किसने? Given by फ्रांसिस क्रिक द्वारा दिया गया था। और सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है? आइए सेंट्रल डोगमा को समझते हैं। सेंट्रल डोगमा क्या बताना चाहता है हम लोग को? सेंट्रल डोगमा हम लोग ये बताता है कि दिस इज द डीएनए, और डीएनए से हम क्या बना सकते हैं? आरएनए बना सकते हैं। और डीएनए से बनता है एमआरएनए, मैसेंजर एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं। क्लियर है? ये कहानी है। और हम डीएनए से डीएनए भी बना सकते हैं। और आपको अगर याद होगा तो पिछले साल मैंने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ाया था, और मैंने बताया सेल साइकिल सेल डिवीजन में जो इंटरफेज है, इंटरफेज में एक फेज आता है जिसका नाम है एस फेज। और इस एस फेज में क्या बनता है? डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है। डीएनए से डीएनए बनता है। डीएनए अपने अमाउंट को डबल करता है, और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन।
क्लियर है? और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यही सब पढ़ना है हम लोग को। पहले आप पढ़ेंगे रिप्लिकेशन, पढ़ेंगे अभी चैप्टर में, फिर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। बहुत लंबा चैप्टर है सर। एमआरएनए से आरएनए प्रोटीन बनने को बोलते हैं क्या? फ्रांसिस क्रिक ने बोला कि डीएनए के पास जो मैसेज है, जेनेटिक मटेरियल के पास जो मैसेज है, ये मैसेज अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और कैसे बनेगा? डीएनए से सबसे पहले बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्लियर है? ये एक प्रोसेस है कि डीएनए के पास जो मैसेज है, सबसे पहले डीएनए अपने मैसेज को एमआरएनए में कन्वर्ट करेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा। क्लियर है? और अब क्या देखते हैं, कुछ वायरस में आप देखते हैं कि एमआरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए। सॉरी, ट्रांसलेशन बोल रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सर। दिमाग ओपरा हो गया क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब क्या है कि एमआरएनए से डीएनए बनना। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब वो वायरस हमको इन्फेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी में अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए था उसको ट्रांसफर करते हैं। वो आरएनए सबसे पहले बनाएगा डीएनए, और डीएनए से फिर क्या बनाएगा? प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? टॉक्सिक प्रोटीन, क्योंकि आरएनए के पास क्या होगा? टॉक्सिक जीन होगा, और ये टॉक्सिक जीन अपने आप को सबसे पहले डीएनए बनाएगा, डीएनए से प्रोटीन बनाएगा, टॉक्सिक प्रोटीन, और इस तरीके से वायरस हम लोग को इन्फेक्ट करते हैं। पढ़ाएंगे इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन में। वहां पे एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में समझेंगे किस तरीके से हम वायरस का यूज करते हैं मेडिसिन में। ठीक है, ये चर्चा किया जाएगा वहां पे। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं। मैंने क्या बोला कि सेंट्रल डोग्मा दैट इज गिवन बाय द फ्रांसिस क्रिक। और ये सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है हमें ये बताता है कि डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। हम जानते भी हैं एस फेज में डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, और रिप्लिकेट करके क्या करता है सर? अपने अमाउंट को बढ़ाता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन में। देखो, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? डीएनए रिप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए अपने के पास जो मैसेज होता है, इस मैसेज को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जो भी मैसेज उसके पास है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनाएगा प्रोटीन, पहले वो बनाएगा डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा। और डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस बोलते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर है? और कई बार ऐसा भी होता है कि आरएनए, कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए बनता है, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज द सेंट्रल डोग्मा। लेकिन एक नॉलेज की बात बताऊं तो आज के डेट में सेंट्रल डोग्मा गलत हो गया है। 1953 में बताया गया था सेंट्रल डोग्मा के बारे में, और आज तक ये यूनिवर्सल लॉ था। लेकिन आज के डेट में एक ऐसा बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया के अंदर रिसेंट रिसर्च है, 6 महीना 4 महीना हो रहा है, अभी 4 महीना हो रहा है हमको लग रहा है। तो 6-4 महीने में अभी पता चला है कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसा प्रोटीन है जो प्रोटीन से क्या बना सकता है? डीएनए बना सकता है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग की, यानी साइंस में, कि हम जब एक ऐसा प्रोटीन फाइंड आउट कर लिए हैं जो प्रोटीन से क्या बना सकता है? डीएनए बना सकता है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भूचाल आ गया, मतलब मजा आ गया है कि आप प्रोटीन से हम डीएनए बना सकते हैं। तो ये आपका स्टोरी था। चलिए फोटो लीजिए। छोड़ दे क्या इतने पे। तो अगले क्लास में हम लोग, अगले क्लास मतलब अभी कुछ देर बाद फिर क्लास लूंगा मैं। तो अगले क्लास में हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। थक गया हूं मैं इसलिए।